3 चवन्नी, 3 बीघा जमीन और 3 विद्यार्थियों से पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी ने गुरुकुल शुरू किया था 118 वर्ष पहले। गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय इसका नाम रहा है। अभी हमने इसका नाम कर दिया है स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। और इसमें अब 3 बड़े प्रकल्प संचालित होने वाले हैं। पतंजलि गुरुकुलम, जहां लगभग 1500 विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था होगी और ये 7 मंजिला गुरुकुल होगा। अभी तक के ज्ञात इतिहास का भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और लगभग इतने ही पैसे, लगभग 250 करोड़ रुपए आचार्य कुलम में खर्च होंगे, जो लगभग 5000 की कैपेसिटी को होगा। आचार्य कुलम डे बोर्डिंग होगा, जहां सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक बच्चे यही रहेंगे। दोपहर का उनका लंच भी यही होगा। बच्चों को शिक्षा के साथ वो संस्कार, जिससे कि वो अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ सकें। वैसे भी पूरे देश में सनातन के गौरव का कालखंड चल रहा है। एक तरफ सनातन का बोध, भारत का बोध, और दूसरी तरफ आधुनिक विषयों का बोध। माने देश की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक शिक्षा, सनातन की शिक्षा, भारत बोध चरित्र निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का एक गौरव का, स्वाभिमान का भाव बच्चों के भीतर। तो श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा और श्रेष्ठतम प्राच्य विद्या, दोनों का संगम होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से लेकर के कम से कम 5 भाषाओं का, विश्व की 5 भाषाओं का बोध यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम के बच्चों को होगा। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा। साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा, जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर होगी, जिससे कि यहाँ के जो चौहान समाज के लोग हैं, उन्होंने इस गुरुकुल की सुरक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। साथ ही आगे 1-2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाए गए, जिससे कि हरिद्वार के लोकल लोग जो बहुत महंगे महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स वहाँ पे नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे, जिससे कि सबकी यहाँ पर साझेदारी हो, भागीदारी हो। पतंजलि वेलनेस का एक छोटा केंद्र यहाँ लोकल लोगों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारी कोशिश होगी इस साल के अंत तक, 2024 के अंत तक, जनरल सर्जरी से लेकर के और जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो पतंजलि में मिला करेंगे, वो भी पतंजलि की सेवा शुरू हो जाएगी। यह ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय, इसका इतना गौरवशाली अतीत रहा है, जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी और हमारे मुरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों का इस धरा पर आगमन हुआ है। इतनी गौरवशाली ये धरती है। और यहाँ के विद्वानों में जो जिनकी पूरी दुनिया में ख्याति थी, ऐसे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी और हमारे बहुत बड़े यशस्वी स्नातक उदयवीर शास्त्री, जो पूरी दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, और पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी, जो नेहरू के सामने भी सच की बात कहने की ताकत रखते थे। उस समय उनकी तूती बोलती थी, निर्दलीय चुने जाते थे और हर राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखा करते थे।
ऐसे तेजस्वी स्नातकों की ये पुण्य भूमि रही है। महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों के तप और पुण्याई को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद और स्वामी दर्शनानंद जी के और स्वामी श्रद्धानंद जी के जो गुरुकुलीय परंपरा के सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए यहाँ गुरुकुल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लगभग 8-10 हजार बच्चों के यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होगी। लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पर और नया रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार बड़ी बात नहीं है, एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान और प्रतिमान यहाँ इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय से रचा जाएगा। इसके शिलान्यास के लिए देश के यशस्वी हमारे रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पहली बार बहुत कम उम्र में ही मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे श्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। हमारे अर्जुन मेघवाल साहब आ रहे हैं, सुधांशु जी सहित बहुत यशस्वी पूरे देश के आर्य समाज के सारे विद्वान, भजनोपदेशक और सन्यासी महापुरुष वो आ रहे हैं। और हरिद्वार के सभी आचार्य मंडलेश्वर और जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर रहेंगे। लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और सबके भोजन की व्यवस्था भी यहाँ रहेगी। 1.25 लाख गुलाब जामुन बन रहे हैं, 50-60 क्विंटल गाजर का हलवा बन रहा है, बाकी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है हरिद्वार का सबसे बड़ा भंडारा भी होगा। 6 तारीख को ये 8 बजे से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। आर्य समाज के सभी जो वरिष्ठ विद्वान और भजनोपदेशक हैं उनको यहाँ सम्मान भी दिया जाएगा, उनको गौरव प्रदान किया जाएगा। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पित करते हुए उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, उसमें पतंजलि योगपीठ की ओर से भी उसमें भागीदारी थी और उसके जो केंद्रीय समिति का पतंजलि योगपीठ पे एक हिस्सा था। तो महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनकी 200वीं जयंती पर उनके द्वारा किए हुए पुण्यों का स्मरण करते हुए और स्वामी दर्शनानंद जी की जयंती भी 6 तारीख को है, इसलिए 6 जनवरी को चुना गया। और पतंजलि योगपीठ की 30 वर्ष की सेवा संघर्ष की पूरी यात्रा, योग की विश्व की सबसे बड़ी क्रांति पतंजलि के माध्यम से हुई। और आज उत्तराखंड की जहां पहचान गंगा और हिमालय 4 धाम है, वहां पतंजलि योगपीठ भी उसकी एक पहचान है। योग क्रांति का सबसे बड़ा कार्य हुआ। आयुर्वेद की क्रांति, आयुर्वेद में मात्र औषधि बनाने का ही काम नहीं, आयुर्वेद में दुनिया में सबसे बड़ा अनुसंधान का काम पतंजलि से हुआ। आज 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर वर्ल्ड के रिनाउंड रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हुए। वर्ल्ड के 2% टॉप साइंटिस्ट में पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाषण जी का नाम शुमार है पिछले कई वर्षों से। और स्वदेशी के आंदोलन की सबसे बड़ी धरती ये पतंजलि बनी। वैसे स्वदेशी आंदोलन जब देश में शुरू हुआ था तो इसी गुरुकुल में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी महात्मा गांधी जी के आह्वान पर। हैदराबाद के सत्याग्रह में यहाँ के आचार्य और बालक गए थे और देश की आज़ादी में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में इस गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए साधारण गुरुकुल नहीं है, इस देश का ऐतिहासिक गुरुकुल है, ये हमारी हेरिटेज है। इसलिए हमने जो पुराना भवन है गुरुकुल का उसको एज इट इज रखा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और आप जब 6 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो चारों तरफ इस गुरुकुल के 118 वर्ष पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पतंजलि ने 3 दशकों में 3 बड़ी क्रांतियाँ की, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की। अब 3 बड़ी क्रांतियों का हम पर और जिम्मा है। देश को आर्थिक गुलामी से मुक्त बनाने के लिए हमने स्वदेशी का अभियान चलाया और वो एक
शिखर पर पहुंचा है। आज लगभग 45,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ यूनिलीवर के बाद सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है तो पतंजलि, और देश के टॉप 50 कंपनीज में और आने वाले 2-3 सालों में टॉप 10 कंपनीज में पतंजलि होगा। लेकिन पतंजलि का ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, उसका 1 रुपए के भी स्वामित्व हम या पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी व्यक्तिगत रूप से नहीं मान, सारा अर्थ परमार्थ के लिए। जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया हमें अपरिग्रह, अपने लिए कुछ न चाहना और देश के लिए सब कुछ करना, सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक पिछले 50 वर्षों से हमारी ये साधना जारी है। 30-32 वर्षों से आप उसके साक्षी हैं। तो शिक्षा की बड़ी क्रांति जिसका एक मुख्य केंद्र होगा, अब ये स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय, यहाँ पतंजलि गुरुकुलम भी होगा, यहाँ आचार्य कुलम भी होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से अब ये पूरे देश में शिक्षा की नवक्रांति होगी। और 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत की संस्कारों और संस्कृति पर, जीवन मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज पर आधारित जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको ध्वस्त करके चला गया। हम लोग मैकाले को गाली देते रहते हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति का विकल्प भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा, जिससे हजारों नहीं लाखों विद्यालयों को हम एफिलिएट करेंगे। और ये भी भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, और इस दौरान 3 शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, लेकिन एक काम हुआ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में। मैं लगातार 9 वर्ष तक उसको फॉलो करता रहा। हम 3 बार श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, हमारे श्रद्धेय पूज्य सरसंघ चालक जी से मिले, अमित भाई जी के साथ हमारी कम से कम बोर्ड को लेकर के 25-30 मीटिंग हुई। अंततः वो भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया। ये भी देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा गया है, जब विदेशी शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा की प्रतिष्ठापना के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का विधिवत गठन हो चुका है। लगभग 15 से स्टेट में उसको स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित यह बहुत बड़ा अभियान होगा आने वाले समय में शिक्षा की क्रांति के लिए, चिकित्सा की क्रांति के लिए। पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामयम, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा सभी बीमारियों का सस्टेनेबल सॉल्यूशन, क्योर, सिंथेटिक दवाओं से बीमारियों को कंट्रोल तो कर सकते हैं और उनके अपने दुष्प्रभाव हैं, लेकिन सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा प्रभावी बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अस्थमा, अर्थराइटिस आदि के लिए, लीवर किडनी फेलियर के लिए दवाइयाँ तैयार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और वर्ल्ड क्लास जो रिसर्च है उस पैरामीटर्स पर उनसे सुपीरियर दवा बनाना एलोपैथी से। एक तरफ करीब 200 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य है ये पूरे मेडिकल माफियाओं का, ड्रग माफियाओं का, और उनके खिलाफ खड़े होकर के और हिम्मत से वो काम करना कि पूरी दुनिया उसका लोहा माने, वो कार्य हुआ है। आने वाले समय में अब 3 बड़ी क्रांतियाँ, एक शिक्षा की क्रांति, भारतीय शिक्षा की क्रांति, भारतीय चिकित्सा की क्रांति, और सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में नहीं युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा देने का कार्य पतंजलि की ओर से होगा। तो ये इतने बड़े हौसलों के साथ, संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बार 30 वर्षों में हमने खुद घर घर जा कर के लोगों को निमंत्रित किया। मैं खुद पूरा कनखल से लेकर के 8-10 गाँव से लेकर के पूरे बहादुराबाद, ज्वालापुर से लेकर के और कहाँ उधर BHL के आके कौन सा शिवालिक नगर में, तो चारों तरफ मैं खुद गया 3 दिन। हमारे पूज्य सन्यासी ये खुद गए एक-एक घर, और लगभग हमने इसमें 50,000 लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया, 50,000 लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं हरिद्वार के, उनको भी बहुत गौरव अनुभव हो रहा है। आप लोगों तक भी समाचार तो पहुँच ही जाते हैं, आप तो खोजी लोग हो। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है इस पूरे अनुष्ठान में।
जहाँ एक तरफ पतंजलि योगपीठ संस्थान है, वहाँ संगठन का भी बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय के आप जो विश्व कीर्तिमान है आप देखते रहते हैं। चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, सब में अग्रणी संस्थान रहता है। संगठन के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर आदरणीय भाई राकेश जी और भाई परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, ये हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में। और देश में करीब 25 लाख बहनें संगठन के साथ जुड़ी हैं। उसमें पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, और हमारा युवा भारत संगठन है, उसके पूज्य स्वामी हमारे आदित्य देव जी खड़े हो जाएंगे, संकल्प देव जी। तो ये हमारे ऐसे सन्यासी हैं। हमने ये पूरा समय इसमें ऊर्जा शक्ति लगा रहे हैं। पतंजलि वो संस्था है जहाँ विद्वान सन्यासी भी तैयार होते हैं। करीब 250 सन्यासी हैं, BA, MA, PhD, DLiT आदि करके, पहले से भी कुछ इंजीनियरिंग करके, कुछ मेडिकल की, कुछ अलग अलग पढ़ाइयाँ पढ़ करके आए हुए थे, कुछ यहीं पढ़े हैं पिछले 12 वर्षों से। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ पहले हमने सन्यासियों से ही शुरू किया था। फिर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय तो खैर 2006 से ही चल रहा है, वह भी अपने आप में बहुत यशस्वी हो रहा है। वहाँ पर योग में BSc, MSc, BA, MA, PhD, DLiT आदि से लेकर के फिर आयुर्वेद में, अब आयुर्वेद का भी जो हमारा महाविद्यालय चलता था वो भी पतंजलि विश्वविद्यालय में उसका विलय हो जाएगा। और नेचुरोपैथी का भी PNYS का जो डॉक्टरेट का कोर्स है वो भी वहाँ पर शुरू है। तो ऐसे विविध दिशाओं से इसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, पूज्य आचार्य जी 2 शब्द कह देंगे। पतंजलि के 30 वर्ष जब पूरे विश्व को अपना परिवार समझ करके हमारी सनातन संस्कृति का जो सूत्र हरिद्वार के हित के लिए भी और संपूर्ण देश और विश्व के हित के लिए हमने योजनाएं बनाई, और उसी तरह हम सब ने कार्य किया। नज़दीक होने पर भी नहाने जाते नहीं है, पतंजलि नज़दीक होने पर भी थोड़ा सा लगता है कि हरिद्वार से बाहर है। तो अब हरिद्वार के अंदर ही अभी हमारे बैठे हैं, हमारे अनिल भाई बैठे हैं, आदरणीय हमारे क्षेत्रपाल जी बैठे हैं। तो आदरणीय श्री NP सिंह साहब, जो यहाँ पहले किस पोस्ट पे थे शुरुआत? सिटी मजिस्ट्रेट से आपने यात्रा शुरू की थी। और फिर जब सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे तो हमारे भी जो 97 में तब हम लोग भी प्रारंभ था, और तब भी हमारे पास दवाई लेने आते तो मैंने बड़े योग सिखा रखा है इनको। उसकी दक्षिणा ऐसा नहीं दी वाला बात है, पूरे आ गए, पूरे जीवन ही दे दिया, और क्या दक्षिणा बची है। तो आदरणीय श्री NP सिंह साहब जो अपने कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए? रूरल डेवलपमेंट में चीफ सेक्रेटरी रहे, वहाँ से रिटायर हुए। और इनके साथ हमारा लगभग 30 वर्ष पुराना इनके साथ भी आत्मीय संबंध है। जिस दिन रिटायर हुए बाई चांस मैंने अगले दिन फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मैं तो कल ही रिटायर हुआ। मैंने कहा आ जाओ, कल ही आ जाओ। अगले दिन आ गए और तब से सेवा कर रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड को बहुत यशस्वी बनाया, अब उसका बहुत बड़ा विस्तार होगा। ऐसे ही जो है इस पूरे गुरुकुल में इसको पतंजलि के नेतृत्व में इसको संचालित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका भाई अनिल जी ने निभाई है, हमारे छत्रपाल सिंह जी ने निभाई है, दयानंद चौहान जी, राकेश चौहान जी, सुशील चौहान जी, नंदलाल राणा जी, यशवंत जी, जितने भी यहाँ के चौहान समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसमें एक जिसको कहते हैं इस पूरा किसी भी प्रकार का आपने देखा कोई कंट्रोवर्सी ना हो करके 100% निर्बाध गति से और बहुत सौहार्दपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें बहुत बड़ी भूमिका पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जी की, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों अब इसके लड़ाई झगड़े वाला इतिहास अखबार में मत छापना भाई। क्या होता है पूरे अलग अलग जो सबसे बड़ी बात इसकी जो जिसका वैधानिक पूरा इस पर स्वामित्व था वो महासभा थी। महासभा ने 100% सहमति के साथ, एक भी कोई असहमति का स्वर नहीं था इस पूरे प्रोसेस में। जरूर बात इसके अब आज की डेट में कोई हरिद्वार कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, रजिस्ट्रार के यहाँ, हाई कोर्ट में कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है। और ये सब आप जो है इतनी बात लिख सकते हो कि
निर्विवादित रूप से, ताकि लड़ाई झगड़ों का क्या लिखना पड़े, उससे नेगेटिविटी आती है। इतनी अच्छी बातें हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो लिख सकते थे। वैसे अब आज हम यहाँ आए, जब यहाँ पर पतंजलि ने इसका पूरा चाचे ताऊ भाई भतीजे देवरानी जेठानी लठ मंगल लठ बजाए घरों में भी, इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद। और मुझे किसी ने कहा कि जी इसकी कीमत बहुत है। मैंने कहा भैया हमको 1 इंच जमीन बेचनी तो है नहीं, पतंजलि खरीद तो सकता है, जमीन बेच नहीं सकता। ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो बात कहाँ रहेगी भाई विवाद की फिर। और एक बात हो, लोकल लोगों की भागीदारी खूब हो। मैं गांव में गया तो एक रुआल के गांव ने सबसे पहले बोला 100 क्विंटल अनाज, 105 क्विंटल अनाज हम भेजेंगे। दूसरा एक दूध बेचने वाला बालक था जी, उस दिन भंडारा हो रहा है, 1 क्विंटल दूध मैं भेजूंगा जी। मैंने कहा ठीक है 10-20 क्विंटल भेज दियो, दूध का भी भंडारा चलेगा, बाकी जलेबी रसगुल्ले तो चल ही रहे। तो करीब करीब 1000 क्विंटल लोगों ने अनाज का दान देने की घोषणा भी कर दी कि भाई जो भी भंडारे चलेंगे हमारी तरफ से चलेंगे। तो ये अन्नदान का भी चल रहा है। तो ऐसे एक बड़ी बड़ी भूमिका रही है। इसमें लोकतंत्र नहीं है, इसमें तो ब्राह्मण तंत्र है, इसमें तो जात पात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। पतंजलि के जितने भी सन्यासी हैं, जिनको समाज में दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, ओबीसी और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी भी रूप में कहा जाता है, सर्व समाज के साधु और वो भी विद्वान, पूर्ण धर्मात्मा, पूर्ण विरक्त सन्यासी हैं तो पतंजलि। तो इस पूरे संगठन में अभी तो हमने अपने पतंजलि योगपीठ के दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के आप लोगों को पिछली मीटिंग में हमने बोला था को लगभग 8वीं कक्षा तक शास्त्र स्मरण कब तक हो जाता है? 8वीं कक्षा तक पहुंचते लगभग 21 शास्त्र बच्चे कंठस्थ कर ले। 21 शास्त्र, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, पारिभाषिक, फिर 5 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत और फिर मीमांसा का आंशिक रूप से स्मरण कराते, 5 दर्शन, 9 उपनिषद पूरे कंठस्थ करते। श्रीमद् भगवद गीता सब बच्चों को कंठस्थ होती है। फिर संस्कृत के साथ इंग्लिश और कंप्यूटर और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये मॉडर्न गुरुकुल है, जड़ें सनातन में है और शिखर पर पूरा संसार है। ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है। एक गुरुकुल अपना देवप्रयाग में चलता है। जब यहाँ पर केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, उस समय वो पतंजलि सेवाश्रम शुरू हुआ था। वहाँ पूज्य साध्वी देवश्रुति जी यहाँ पर है। ये देखने में दुबली पतली लेकिन बड़ी यशस्वी ने ये वहाँ पर गुरुकुल चलाते हैं। और कल परसों 6 तारीख को पूरा पतंजलि का दर्शन आपको यहाँ पर सारे गुरुकुलों के बच्चों के, कुश्ती से लेकर के, मलखंब से लेकर के, योग से लेकर के और नृत्य, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कलरी, माने पूरा गुरुकुल का दर्शन। सारे हरिद्वार के लोगों को भी बड़ा आनंद होगा कि गुरुकुलीय ये परंपरा है क्या। तो कुछ चीज़ें उसमें जो दिखाई जा सकती हैं तो उनका पूरा एक लाइव प्रेजेंटेशन भी होगा। और आचार्य कुलम के लगभग जो आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं 1000 से ज़्यादा बच्चे, वो भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। गुरुकुलम के भी लगभग 1000 बच्चे उपस्थित रहेंगे, विश्वविद्यालय के भी। तो एक और पूरा पतंजलि परिवार और आप सब उसके हिस्सा हैं। और हाँ, आर्य समाज के लगभग 100 गुरुकुलों के विद्यार्थी, उनके आचार्य, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तरह से ये गुरुकुलों का महाकुंभ होगा 6 जनवरी को। ये बड़ा तत्व होगा यहाँ पर, पहले कभी हुआ करता था। गुरुकुल कांगड़ी और ये स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय एक समय था जब महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों के आर्य समाज के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। अब उन सब की आत्मा प्रसन्न होगी, ऐसा कार्य यहाँ पर होगा। तो ये मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशन भी इसके साथ और थोड़ा अखंड बरकरार रहे और नाम भी रहेगा और काम भी रहेगा। दूसरा महाराज जी जो बोर्ड बना है, शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड विद्यालय और गुरुकुल 3 लाख क्यों नहीं हो सकते, ये लक्ष्य हमारा जी। और कोई प्रश्न होती है तो फीस स्ट्रक्चर जो पहले चल रहा था 25,000 का है और जो दर्शनानंद गुरुकुल है उसमें कोई परसेंटेज भी नहीं रखा जी।
और मैं स्वयं राम मंदिर के इस दिव्य भव्य उद्घाटन के अवसर पर जा रहे हैं और हमारे साथ हरिद्वार के और भी बहुत से महापुरुष हमारे साथ होंगे और यहाँ आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और इतिहास का निर्माण हो रहा है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, कितने राम भक्तों के बलिदान के बाद और सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और अब हमें अपने आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम के दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और उसके कार्यक्रम में पहली बार सम्मिलित होने का भी अवसर मिलेगा। ये एक अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला तत्व है। सनातन का एक गौरव काल है और सारी गुलामी की निशानियां अब मिटती जा रही हैं। मैं तो आग्रह करूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से, बाकी मंदिर मस्जिदों के विवादों को हम समाप्त करके कम से कम काशी विश्वनाथ, मथुरा जन्मभूमि, इन पर तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम कोई मक्का मदीना में मंदिर नहीं बना रहे। सारी दुनिया जानती है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है और भगवान शिव का स्थान है काशी विश्वनाथ, और वहाँ पर भी ज्ञानवापी शब्द तो इस्लाम की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो वैसे भी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यदि ये राजी राजी आपसी संवाद से, सहयोग से, सद्भाव से हमारे मुस्लिम भाई अपने पूरे सनातन भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पूरी जगह सौंप देते हैं तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर होगी। और एक बात और भी सच है, आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे पूर्वज हैं और हमारी संस्कृति के आधारभूत स्तंभ भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव है। तो ऐसे में मुझे लगता है अब सब मजहबी उन्माद से, आपसी विवाद से बाहर निकल करके अब एक नए मार्ग को प्रशस्त करेंगे। राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे पर ब्रह्म है, राम हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, राम हमारे लिए सनातन धर्म है और राम कोटि कोटि जनों के आराध्य भी है और हमारे जीवन के आदर्श भी। गुरुजी विपक्ष को क्या सलाह देंगे? गुरुजी विपक्ष भी है और इसका वर्तमान भी है, उसका दिव्य भव्य दर्शन भी इसके अंदर है। तो ये जो राम मंदिर का ये जो कार्ड भी आया है और इसके अंदर पूरा जो इसका इतिहास है, इसमें जो तप त्याग किया जिन महापुरुषों ने, वो सब भी इसके अंदर उल्लिखित है। तो मुझे लगता है जिनको कार्ड मिल गए उनको खुशी मनानी चाहिए और जिनको नहीं मिले हैं उनको श्रद्धापूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं। उनका पोलराइजेशन के लिए कि हम राम को गाली देंगे तो हमें हमारा कुछ वोट बैंक पोलराइज हो जाएगा, ऐसी घटिया सोच रखने वालों का भगवान राम जी की कृपा से राजनीति मोक्ष जल्दी हो जाएगा। थैंक यू।